प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 78 में संघ की मंत्री परिषद के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 74 ये 53 का विस्तार है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के प्रावधानों के तहत सलाह पर एक बार पुनः विचार की अपेक्षा कर सकता है, परंतु पुनः सलाह आने पर उस अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, नहीं दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 75 संघ के मंत्रियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 75 फर्स्ट में लिख रखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये कहाँ लिख रखा है? 75(1) में लिख रखा है। स्टार का मतलब ये बात यहाँ पर नहीं लिख रखी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है या उसका कोई निश्चित नेता नहीं है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है, यानी वो जिसे चाहे उस दल को बुला सकता है बहुमत बताने के लिए। जैसे फर्स्ट बार BD जत्ती ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बहुमत नहीं मिला था, उस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी को निमंत्रण भेजा था। फिर इसी प्रकार आर्टिकल 75(2) में लिख रखा है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा, यानी मंत्रियों को कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। फिर जो ये स्टार लगा कर लिख रखी बातें ये उस संविधान में नहीं लिख रखी है, फिर भी इन पर क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत प्राप्ति पर निर्भर करता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कब तक रहेगा, ये लोकसभा में बहुमत प्राप्ति पर निर्भर करता है। फिर आर्टिकल 75(3) में लिख रखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। स्टार वाली बात इंपॉर्टेंट है, जो इसमें आर्टिकल में नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि संविधान में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं है, परंतु मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75(4) में मंत्रियों के पद व गोपनीयता की शपथ 30वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो एक तो किस अनुसूची के तहत और कौन दिलाता है शपथ, तो मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ 30वीं अनुसूची के तहत दिलाई जाती है और राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। फिर 75(5) में क्या लिख रखा है कि मंत्री लगातार 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं रहने पर भी मंत्री पद पर नहीं रह सकता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री या मंत्री की नियुक्ति होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वे सदन के किसी सदन का कोई सदस्य हो, परंतु नियुक्ति के 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी 1966 में और इंदिरा कुमार 1997 में और मनमोहन सिंह जब 2004 और 2009 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तब ये राज्यसभा के सदस्य थे, ये ध्यान रखना हो सकता है। ये 1991 में PV नरसिंह राव की सरकार तथा 1996 में HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री तब बने थे, तब ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में नरसिंह राव ने तो लोकसभा से तथा देवगौड़ा ने राज्यसभा से सदस्यता ग्रहण की। तो ये इसका एग्जाम्पल है अभी ऊपर जो पढ़ा हमने। फिर आर्टिकल 75(6) में क्या लिख रखा है संघ में मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, तो संसद द्वारा किया जाएगा। ये बात किस आर्टिकल में, तो 75 के 6ठे विभाग में। फिर 75(1)(a) ये जो कैपिटल है यानी कि ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में संशोधन करके संघ की मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान किया गया।
लेकिन यहाँ ध्यान रखना है न्यूनतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया, न्यूनतम कितनी होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 75(1) में एज पार्ट जोड़ा गया और क्या प्रावधान किया गया कि संघ के जो मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। फिर 75(b) ये भी 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कि दल बदल के आधार पर जो अयोग्य घोषित सदस्य है ये पुनः सदन की सदस्यता ग्रहण करने तक मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि उनको अगर मंत्री बनाना है तो उनको वापस चुनाव होकर उस सदन के सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके बाद भी मंत्री बन सकते हैं। दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने से संबंधित घोषित कौन करेगा, उससे संबंधित उस जो सदन का अध्यक्ष है उसके द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। फिर आर्टिकल 78 में इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कार्य एवं कर्तव्य का उल्लेखन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछेगा प्रधानमंत्री के कार्य और कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में, तो 78 में। इसी अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री होता है ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करता है। फिर आर्टिकल 78 में 3 भाग हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज लगभग सेम है लेकिन क्या चेंज आता है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले 78A में लिख रखा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए प्रशासनिक एवं विधायी कार्य से संबंधित विनिश्चित की सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। 78B में लिख रखा है राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगे जाने पर, जब राष्ट्रपति सूचना मांग रहा है तब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए प्रशासनिक व विधायी कार्य से संबंधित विनिश्चित की गई सूचना को राष्ट्रपति को देगा। फिर सी में एक बात लिख रखी है कि एक मंत्री द्वारा अगर विनिश्चित किया गया है परंतु मंत्रिपरिषद में उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो राष्ट्रपति के चाहने पर उस मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 3 बात ध्यान रखना। फिर ये आर्टिकल से बार बार जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है तथा मंत्रिपरिषद की कार्यवाही का लेखा जोखा रखवाता है प्रधानमंत्री। रखता कौन है, वो कैबिनेट सचिव होता है जो रखता है। फिर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणी 3 प्रकार की होती है, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उपमंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अब छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, तो जो द्विदलीय व्यवस्था में विपक्षी दल के नेता द्वारा छाया मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। जो छाया मंत्रिमंडल मतलब ये कि जैसे गृह मंत्री वगैरह वित्त मंत्री होते हैं, तो वैसे ही जो विपक्षी दल है वो भी अपने विपक्ष में से बनाया जाता है जो उनको निगरानी रखते हैं भाई ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित। ये यूके से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद प्रिवी कौंसिल का विकसित रूप है। जो ये मंत्रिपरिषद है ये प्रिवी कौंसिल का विकसित रूप है, जबकि मंत्रिमंडल है ये कबाल का विकसित रूप है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पर एक संसदीय सचिव के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये एक संवैधानिक पद नहीं है, ध्यान रखना। यानी संविधान में कहीं संसदीय सचिव की बात नहीं की गई है, ये वैधानिक पद है। हमने पहले भी चर्चा की थी संवैधानिक पद का मतलब, संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में लिखी हुई बात है। वैधानिक का मतलब उनसे एक नियम, संविधान के अनुसार एक नियम बना के उस व्यवस्था को लगाना वैधानिक कहलाता है। गैर संवैधानिक मतलब संविधान के खिलाफ है। फिर जो ये संसदीय सचिव है संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक पद है, यानी किसी नियम के तहत इसको सर्जित किया गया है। इसका सर्जन संसद द्वारा किया जाता है। इसकी संख्या को मंत्रिपरिषद की संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अभी जो नीचे बातें हैं ये इम्पोर्टेंट है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा। शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा। उत्तरदायी किसके प्रति उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। और कार्यकाल प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। पद मुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
फिर संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद तो नहीं है, फिर भी इस पद पर 7 व्यक्ति रह चुके हैं, तो उनको भी ध्यान रख लेना। काफ़ी बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है, तो समस्या हो जाती है। तो एक तो सरदार पटेल रहे थे नेहरू के टाइम, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल उस टाइम उप प्रधानमंत्री थे। फिर देसाई बने एक बार उप प्रधानमंत्री, जब इंदिरा गांधी देसाई बने उप प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, एक वरिष्ठ और कनिष्ठ, 2 उस टाइम उप प्रधानमंत्री बने जब देसाई प्रधानमंत्री थे। फिर यशवंत राव चौहान, ये चरण सिंह के टाइम उप प्रधानमंत्री रहे। देवीलाल वीपी सिंह के टाइम उप प्रधानमंत्री रहे। फिर वापस देवीलाल चंद्रशेखर के टाइम भी उप प्रधानमंत्री रहे। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी भी वाजपेयी जी के टाइम उप प्रधानमंत्री रह चुके। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्रदान होने वाले प्रधानमंत्री तो एक तो नेहरू और एक शास्त्री जी ताशकंद समझौते में वहाँ। फिर इंदिरा गांधी की भी मृत्यु पद पर रहते हुए, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। फिर कार्यवाहक पीएम यानी गुलजारी लाल नंदन ने 2 बार नेहरू और शास्त्री की मृत्यु के टाइम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। फिर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि लोकसभा के 50 सदस्यों की सहमति पर लाया जाता है और पारित करने हेतु लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य व अध्यक्ष भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बराबर मत होने पर भाग लेते हैं। और आज तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु पारित एक बार भी नहीं हुआ है। हालांकि 1979 के टाइम जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही त्याग पत्र दिया था, सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था मोरारजी देसाई ने। फिर विश्वास मत क्या होता है कि राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री द्वारा बहुमत साबित करना। विश्वास मत प्राप्त करने हेतु लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्रियों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो विश्व प्रताप सिंह थे, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए। फिर HD देवगौड़ा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट के कारण आपको पता ही होगा सरकार गिर गई थी। और चौधरी चरण सिंह को ध्यान रखना है, जो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुमत साबित करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था, अर्थात एक भी दिन लोकसभा का सामना नहीं किया प्रधानमंत्री के रूप में। इनका कार्यकाल भी PM के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम है। इनको कांग्रेस की तरफ से आश्वासन मिला था कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर बाद में इनको लगा कि सपोर्ट नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो ये उससे पहले ही त्याग पत्र दे देते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखा था, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। जो संविधान के आर्टिकल 163, 164 और 167 में राज्य मंत्री परिषद के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 163 में लिख रखा है कि राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्तियों को छोड़ दिया जाए तो अन्य शक्तियों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष CM यानी कि मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई, इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता और नई दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो एज इट इज जो हमने 74 में पढ़ा था वही बात 163 में। फिर 164 में क्या दे रखा है, इसमें राज्य के मंत्रियों के बारे में प्रावधान है। 164(1) में वही बात लिख रखी है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल CM नियुक्त करता है तथा CM यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर एक नोट ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में एक अलग से जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार राज्य का नाम था, परंतु 94वां संविधान संशोधन 2008 के तहत बिहार के स्थान पर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य जोड़ दिए गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। यदि किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो या उसका कोई निश्चित नेता नहीं हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है वो
यानी बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस टाइम वो देखेगा कि कौन सा दल ऐसा है जो गठजोड़ करके सरकार बना सकता है, तो उसको वो नियुक्त करेगा अपना बहुमत साबित करने के लिए, जैसा भी आप देख रहे हो राज्यों में हो रहा है। तो इस आर्टिकल में लिख रखा है कि बहुमत नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करेगा। तो वो स्वविवेक का मतलब आप जानते हो क्या है। आर्टिकल 164(1) में मंत्रियों के कार्यकाल का उल्लेख है और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। जैसी बात वहाँ पर लिख रखी थी वही बात यहाँ पर लिख रखी है। हमने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कहा था कि 75(2) में जो बात लिख रखी थी वही यहाँ पर लिख रखी है। फिर 164(2) में लिख रखा है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये बात हमने वहाँ पर 75(3) में देखी थी, वही बात यहाँ लिख रखी है। फिर संविधान में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं है, परंतु मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जो जो हैच लगा के लिखे हैं मतलब ये संविधान में बातें नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखने की सुनाते हैं। ऐसी बात वहाँ पर की थी हमने कि संघ सरकार में वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड नोट देखेंगे, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पदमुक्त कर सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बहुमत कितने दिन तक है, बहुमत पर ही होगा। आज तक राजस्थान विधानसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु पारित एक भी बार नहीं हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी ऐसे ऊपर। फिर आर्टिकल 164(3) में मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ 30वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। और वहाँ पर हमने 75(4) में देखा था कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। फिर 164(4) में जो बात लिख रखी थी वो हमने 75(5) में देखी थी कि लगातार 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहने पर मंत्री के पद पर नहीं रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री बनने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, परंतु नियुक्ति के लिए 6 माह के भीतर भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। जैसे अभी ममता बनर्जी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में सीट खाली करा के वापस उपचुनाव हुए और वो 6 महीने के भीतर भीतर वहाँ से चुनाव जीत चुकी है और वहाँ पर अब वो मुख्यमंत्री के पद ग्रहण करेगी। लेकिन इन्होंने उस टाइम जिस टाइम ये चुनाव हार गई थी तो भी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया था, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, उस दिन जरूरी नहीं है। फिर ये स्टार लगा के लिख रखी बात है, भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत जब राजस्थान के सीएम बने थे तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर आर्टिकल 164(5) में क्या लिख रखा है कि राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो यही बात हमने वहाँ पर पढ़ी थी 75(6) में कि संघ के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। फिर 164(1) में ए जोड़ा गया, नया ए कैपिटल लिख रखा है मतलब संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है तथा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती और मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूनतम संख्या बता रखी है और ये बात हमने 75(1) में वहाँ जोड़ रखी थी। फिर 164(1) में 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य पुनः विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण नहीं करने तक मंत्री पद धारण नहीं कर सकते। यानी कहने मतलब कि उनको वापस चुनाव लड़के जीत के आना पड़ेगा। ये बात भी हमने 75(1) में जोड़ रखी थी। फिर 167 यहाँ पर क्या लिख रखा है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य की क्या करेगा, कड़ी का कार्य करेगा और इसी अनुच्छेद के तहत सीएम के कार्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये बात हमने 78 में दे रखी थी प्रधानमंत्री के बारे में, ये बात 167 में दे रखी है। फिर 167(a), (b), (c) में 3 चीज़ें लिख रखी है जो वहाँ पर थी वो चीज़ें यहाँ हैं, केवल नाम चेंज हुए। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाएगा और वही कि ये मुख्यमंत्री विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। फिर राज्यपाल द्वारा सूचना मांगे जाने पर
मुख्यमंत्री विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। फिर सी में ये बात लिख रखी है कि यदि एक मंत्री के किसी विधेयक पर विनिश्चित किया है परंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने इस पर विचार नहीं किया तो राज्यपाल के चाहने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। फिर राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है जो वहाँ पर होती है वैसे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते उसकी बैठक बुलाता है, अध्यक्षता करता है तथा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। फिर नोट नंबर 2 ध्यान रखना है, राज्यों में संसदीय सचिव के पद का सृजन विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये एक वैधानिक पद है। राज्य में इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है तथा शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है और ये मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं तथा इसका कार्यकाल भी मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। जो वहाँ पर हमने बात देखी थी वो प्रधानमंत्री के लिए थी संसदीय सचिव की, वैसे ही बात यहाँ पर राज्यों में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के प्रति होगा। राज्यों में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है, फिर भी इस पद पर 5 व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। टीकाराम पालीवाल जब मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे, हरिशंकर भाबड़ा जब भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, बनवारी लाल बेरवा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, फिर कमला बेनीवाल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और अभी सचिन पायलट थे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। फिर मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री मनोनीत थे इस टाइम, फिर CS वेंकटाचार्य ये भी मनोनीत, फिर जयनारायण व्यास मनोनीत हुए 51 से 52। ये देखो तीनों मनोनीत है तो आपसे पूछ सकता है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये 4थे नंबर वाले टीकाराम पालीवाल थे जो नियुक्त हुए, निर्वाचित हुए। फिर जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और नियुक्त भी हुए, तो ये ध्यान रखना। फिर इनके बाद मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 3 बार बने और आपातकाल में इनकी सरकार को भी बर्खास्त किया गया था जो हमने ऊपर देखा था। फिर मोहनलाल सुखाड़िया 4थी बार बने 1967 से 71 के बीच में और एकमात्र CM जो 4 बार CM बने, कार्यकाल इनका सर्वाधिक है। फिर बरकतुल्ला खान इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और एकमात्र मुस्लिम और अल्पसंख्यक CM। फिर हरदेव जोशी, फिर आपातकाल लगा था। फिर भैरू सिंह शेखावत जनता पार्टी की सरकार से और प्रथम गैर कांग्रेसी, तो ये ध्यान रखना भैरू सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार से मुख्यमंत्री बने। फिर आपको पता होगा आपातकाल लगा था जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। फिर जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री। फिर शिवचरण माथुर, फिर हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल इनका ही। फिर हरदेव जोशी दूसरी बार बने, शिवचरण माथुर दूसरी बार बने, फिर हरदेव जोशी तीसरी बार बने, भैरू सिंह शेखावत दूसरी बार बने बीजेपी की सरकार के, बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर जब ये भैरू सिंह शेखावत की सरकार गिराई थी तो ये उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी इस कारण, और यहाँ पर जब भैरू सिंह शेखावत की सरकार गिराई थी आपातकालीन बर्खास्त किया था, तब यहाँ पर कारण था बाबरी मस्जिद का गिराना। फिर भैरू सिंह शेखावत बने 93 से 98, फिर अशोक गहलोत 98 से 2003 के बीच में, फिर वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी 2003 से 2008 के बीच में, फिर अशोक गहलोत 8 से 13, फिर 13 से 18 वसुंधरा राजे और 14 से ये 13 से 18 ये अशोक गहलोत तीसरी बार बने इस बार 2018 से वर्तमान तक है। फिर यहाँ पर हमने जो कंपैरिजन देख रहे थे तो ये ध्यान रख लेना 74 में जो बात कह रखी है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, वही बात 163 में दे रखी है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। फिर 75 में जो हमने अभी बातें की है वही 164 में देखी थी, और जो 76 और 77 में वो 165 और 166 में, जो बात हमने 78 में प्रधानमंत्री के लिए की थी वो 167 में मुख्यमंत्री के लिए, और जो बात हमने 79 में की थी वही 168 में है।